बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास मैट्रिक फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं बेटा। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 12 के कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। ज़रा आप लोग याद दिलाएं कि कहाँ तक हम लोगों ने जो है वो चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। 10 ईयर में से कर रहे थे हम लोग, और 10 ईयर में से कितने हो गए थे ज़रा जल्दी से आप लोग याद दिला दें, ताकि फिर जो है वो हम लोग आगे के न्यूमेरिकल्स करते हैं। 2016 कर लिया था, सही है बेटा। अब आप लोग जो है वो चलेंगे किसकी तरफ? 2015 की तरफ। आप लोग जल्दी से जो है फाइवर खोल लें, 2015 का पेपर। क्वेश्चन नंबर मैं बता रहा हूँ, एक मिनट मेरे पास जो है वो बस बेटा स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 10 ईयर आ रही है। 10 ईयर अभी फ़िलहाल मेरे पास है नहीं, मैंने मंगाई है अभी, एक मिनट में आ गई। आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। 2015 क्वेश्चन नंबर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और साथ साथ पेज नंबर भी बता रहा हूँ। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 है, पेज नंबर 66। पेज नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 15। 2015 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 2015, पेज नंबर 66 और क्वेश्चन नंबर 15। चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम लोग। हाँ बेटा, 10 ईयर का। 10 ईयर का जो है वो पेज नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 15। स्टार्ट करते हैं। इससे मिलता जुलता सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं। कैन आई फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ इज 100 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपसे कह रहे हैं कि टाइम पीरियड मालूम करें। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ हमें गिवन है। लेंथ गिवन है कितनी? 100 सेंटीमीटर।
अच्छा जी, सबसे पहला काम ये करेंगे कि लेंथ हमें गिवन है किसमें, सेंटीमीटर में। इसे हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, मीटर के अंदर। तो सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो 100 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। इसका मतलब 1 मीटर। अच्छा, अब जो फॉर्मूला हमारे पास है सिंपल पेंडुलम का, जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था, वो क्या है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये फॉर्मूला है बेटा। इस फॉर्मूले में वैल्यूज को रिप्लेस करना है और आंसर लेकर आना है। लेकिन स्टार्ट करते हैं। टी की जगह टी आ गया, टू की जगह मैंने 2 लिखा, पाई की जगह लिखा 3.142। सही है जी। इसके बाद हम आ गए यहाँ पे लेंथ पे। लेंथ हमें गिवन है 1। 1 इस्तेमाल करेंगे बेटा, 100 नहीं इस्तेमाल करेंगे। और ग्रेविटी हमारे पास कितनी है, 9.8। अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे, ये सबसे पहले जो रूट की वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें, रूट में हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 9.8। तो जब 1 को डिवाइड करेंगे 9.8 से तो आंसर आ जाएगा 0.102। देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा, टी इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 0.102। अच्छा जी, ये जब 0.102 का आप रूट लेंगे तो आंसर कुछ आ जाएगा 0.319। सही है जी, ये आ जाएगा 0.319। ये हमारे पास जो है रूट आ जाएगा 0.102 का। इसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 0.319। तो बेटा फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.319 तो आंसर आ गया 2.0। और टाइम पीरियड की यूनिट जो है वो क्या होती है, सेकंड होती है। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो हमने फाइंड किया वो आ गया 2.004 है। उसको आप लोग 2.0 भी लिख सकते हैं। सही बेटा, तो ये चैप्टर नंबर 12 10 ईयर में से 2014 का क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो हम लोगों ने सॉल्व किया। ये आप लोग कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी मरियम सलमान क्या कह रही हैं, पूछें। बेटा ये 2.05 नहीं लिखा है मैंने, ये लिखा है 2.0 सेकेंड है ये एस। ये आपको अगर 5 लग रहा है तो मैं इसको ज़रा सही कर देता हूँ। ये एस लिखा था मैंने, ये यूनिट है, थोड़ा दूर करके लिख देता हूँ। सही है जी, ये है 2.0 सेकेंड्स। अच्छा, हम्माद मोहम्मद हम्माद साहब, मोहम्मद कौन पूछ रहे हैं। बेटा ये ग्रेविटी जो है ना, जब पेपर में आपको कही जाएगी कि आप ग्रेविटी 10 ले लें तब ग्रेविटी 10 लीजिएगा, वरना जो है वो अमूमन ग्रेविटी 9.8 ही होती है। ग्रेविटी की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 9.8। सही है। ये चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए 9 10 ले लिया था। मगर पेपर में जब तक, सवाल में जब तक कहा ना जाए कि आप ग्रेविटी 9.8 रखें या 10 रखें, तो आप ग्रेविटी 9.8 ही रखिएगा। और अगर ग्रेविटी 10 भी रख दें तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर में चंद पॉइंट्स का फर्क पड़ेगा, वो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। ये हम्माद जाकिर साहब बार बार ज्वाइनिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, 2014 का क्वेश्चन नंबर है,
पेज नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा जी, पेज नंबर 70 और क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा जी, सवाल पढ़ रहा हूं मैं। सवाल में लिखा है 20 वेव्स पर सेकेंड पास थ्रू अ पॉइंट। कह रहे हैं 20 वेव्स पास हुई हैं 1 सेकेंड में। अब देखिए बेटा, ये जो चीज़ दी हुई है आपको, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं 20 वेव्स पास पर सेकेंड। तो ये पास पर सेकेंड यानी 20 वेव्स पास हो रही है। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ गई, 20 आ गई। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कह रहे हैं थ्रू अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द पॉन्ड कैलकुलेट द वेव लेंथ इफ द वेलोसिटी, वेव लेंथ मालूम करनी है। सही है, तो लैम्डा मैंने लिख लिया, लैम्डा हमें मालूम करना है। इफ द वेलोसिटी ऑफ वेव इज 3.5 मीटर पर सेकेंड, अगर जो वेलोसिटी है वो कितनी दी हुई है, 3.5 मीटर पर सेकेंड, ये आपको वेलोसिटी गिवन है। सही है जी। अच्छा जी, तो ये कुछ चीज़ें गिवन है और हमें मालूम करना है। बहुत आसान सवाल है। तो ये फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब देखें वेलोसिटी आपको गिवन है कितनी, 3.5। एफ आपको गिवन है कितना, 20। और लैम्डा मालूम करना है। अच्छा जी, लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है। 20 यहाँ पे जो है वो लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर आप इसको शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। मेरे ख्याल से इससे मिलता जुलता सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं। अच्छा जी, 3.5 को जब 20 से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर कुछ हमारे पास आएगा 0.175। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई है 0.175 और इसकी यूनिट होती है मीटर। सही है बेटा, तो पेज नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 22। और एयर हम लोगों ने कौन सा किया, 2014 का क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2013 का जो हमारे पास क्वेश्चन है, अच्छा ये 2007 2013 का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 72। अच्छा जी, पेज नंबर हमारे पास पेज 72 और क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम।
और लिखा हुआ है जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखें सवाल में कहा हुआ है कि आपने जी 10 रखना है, तो आप 10 रखेंगे। अगर सवाल में नहीं कहा जा रहा होता तो फिर हम लोग जो है वो 9.8 इस्तेमाल करते। अब देखिए सोल्यूशन में डाटा बनाता हूँ। सबसे पहले इन्होंने सिर्फ एक चीज़ दी हुई है, इन्होंने कहा है कि जी इज इक्वल्स टू 10 आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। लेंथ का क्या मतलब होता है बेटा, एल। एल मालूम करना है। अच्छा, सेकंड पेंडुलम का मतलब ये है ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड किसके बराबर हो, 2 के बराबर हो। सही है, तो ये सवाल में दिया हुआ नहीं है, ये आपने खुद से जो है वो जज करके लिखना है, क्योंकि लिखा हुआ है सेकंड पेंडुलम। तो सेकंड पेंडुलम का हमेशा जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 सेकंड होता है। सही है, तो जब भी आपको जो है वो सेकंड पेंडुलम कहा जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि उसका टाइम पीरियड किसके बराबर है, 2 सेकंड्स के बराबर है। सही है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब क्योंकि पेंडुलम की बात हो रही है लिहाजा फॉर्मूला नहीं बेटा, सिर्फ सेकंड तक होता है बस, 3 पेंडुलम नहीं होता। सिर्फ सेकंड पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स के बराबर होता है बस, इसके अलावा 3, 4, 5, 6 नहीं होता। अच्छा जी, तो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे पेंडुलम का। क्या फॉर्मूला है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अच्छा जी, ज़रा देखिएगा सवाल। सबसे पहले मैंने क्या किया, वैल्यूज़ रिप्लेस की। टी की जगह मैंने 2 लिख दिया, 2 की जगह 2 आ गया। पाई की जगह लिख दिया 3.142 मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन जी। एल की जगह एल लिख दिया और जी की जगह क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। अच्छा जी, इसके बाद क्या करें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। सही है, तो 2 इज इक्वल्स टू 2 को जब 3.142 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.284 आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद इस एल अपॉन 10 को ऐसे ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 6.284 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, अगर इसको शिफ्ट कर दिया जाए तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 6.284 इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल अपॉन 10। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे, जब 2 को डिवाइड करेंगे 6.284 से, तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो कुछ इस तरीके से होगा। 0.318। 0.318 इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल अपॉन 10। अच्छा, अब एल की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो है वो अंडर रूट ख़त्म करना पड़ेगा। और अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। अच्छा जी, तो देखें बोथ साइड मैंने स्क्वायरिंग कर ली, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ये यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल अपॉन 10 के ऊपर भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जब 0.318 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.10। तो ये इस तरफ बचा है एल अपॉन 10 और यहाँ पे क्या आ गया 0.1011। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको अगर मैं शिफ्ट करूँगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा L इज इक्वल्स टू 0.1011 मल्टीप्लाई बाय 10। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1.011। और लेंथ की यूनिट हमारे पास क्या होती है, मीटर। सही है जी, तो इसका आंसर 1 भी लिख सकते हैं और इसका आंसर जो है वो 1.01 भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो इसका आंसर जो है 1 आ जाएगा। तो लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, 1.011 मीटर्स। सही है बेटा, तो ये हम लोग ने जो है वो 2013 का जो है वो क्वेश्चन किया,
2013 का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इसके बाद जो है 2012 के क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा बेटा 2012 में जो है वो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 का नहीं है। आगे चलते हैं 2011 की तरफ। टू 2012 में जो है हमारे पास क्वेश्चन 2011 में सॉरी पेज नंबर 78, पेज नंबर 78 और क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20, पेज 78 क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा जी, बहुत आसान सा एक सवाल है। कह रहे हैं आ सितार स्ट्रिंग वाइब्रेट 400 हर्ट्स। ये हर्ट्स जो है बेटा फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। तो आप लोगों को फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी, 400 हर्ट्स गिवन है। अच्छा जी, और क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन। आपसे टाइम पीरियड पूछा जा रहा है। अच्छा जी, तो जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूले लिखवाए थे उन फॉर्मूले को अगर आप देखें तो टाइम पीरियड का एक जो सिंपल फार्मूला है वो क्या है, T इज इक्वल्स टू 1/f। अच्छा जी, अब देखें T की जगह तो T आ गया, 1 की जगह 1 आ गया, और F की जगह हम लोगों ने क्या लिखा, 400। अच्छा, जब 1 को 400 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो हमारे पास आएगा 0.0025, 0.0025 ये आंसर आ गया बेटा। और टाइम पीरियड की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, सेकेंड्स होती है। सही है जी, तो ये एक बहुत आसान सा सवाल। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2010 में देखते हैं। 2010 जो है वो हमारे पास लास्ट ईयर है, इसमें देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। बेटा पेज नंबर 81 पे है क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट 3। ये आप लोग खुद करेंगे। पेज नंबर 81 क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट 3 है। देखिए लिखा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ वायर इज 200 हर्ट्ज, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। बहुत आसान सवाल है। मोहम्मद कौन साहब ने कर लिया, मोहम्मद हादी साहब ने कर लिया, और इन्होंने आंसर दिया है 0.005। तो सेम जैसे अभी हम लोगों ने पिछला सवाल किया बिल्कुल उसी तरीके से है। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है कितनी,
200 हर्ट्स, और टाइम पीरियड आपको मालूम करना है। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे, t इज इक्वल्स टू 1/f, तो t इज इक्वल्स टू 1/200, और जब 1 को आप 200 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास जो है वो बिल्कुल सही मोहम्मद हादी ने बताया है कि 1 डिवाइडेड बाई 200 बराबर होता है 0.005 के। सही बेटा, तो ये चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल जो है वो हमारे ख़त्म हुए। अभी आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 में कुछ पूछना है तो आप लोग पूछें, वरना फिर हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 में कोई भी न्यूमेरिकल या कोई टॉपिक आप लोगों को पूछना है तो वो आप लोग पूछें, उसके बाद फिर हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, मोहम्मद हादी साहब कह रहे हैं सिंपल पेंडुलम क्या होता है। अच्छा जी, सिंपल पेंडुलम आपको दिखा देते हैं। अपने नोट्स निकालें बेटा। नोट्स का जो पेज नंबर है, नोट्स का पेज नंबर 99 निकालें। नोट्स के पेज नंबर 99 के ऊपर देखें एक डायग्राम बनी हुई है। नोट्स के पेज नंबर 99 पे एक डायग्राम बनी हुई है, ये सिंपल पेंडुलम है। आप किसी धागे में जो है वो किसी पत्थर को बांध के उसको हैंग कर दें तो ये जो है वो क्या कहलाएगा, सिंपल पेंडुलम कहलाएगा। अच्छा जी, इसके बाद ये कह रही हैं मरियम नूर के वेडनेसडे को टेस्ट भी है। अच्छा बेटा, अगर वेडनेसडे को टेस्ट है तो आप लोग ज़रा ये बताएं कि लास्ट टाइम जो हमारा टेस्ट हुआ था वो किस चैप्टर का हुआ था, यानी कहाँ तक जो है वो हम लोगों ने टेस्ट ले लिया था। चैप्टर नंबर 7 तक, मरियम कह रही हैं चैप्टर नंबर 7 तक का टेस्ट हो चुका है। सही है बेटा, तो आगे हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 8 का टेस्ट लेंगे। चैप्टर नंबर 8 के अगर जो है वो एमसीक्यूज और उसके साथ साथ अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 8 का टेस्ट होगा और जिस तरीके से भी होगा, यानी एमसीक्यूज हैं या जो भी है, वो आप लोगों को जो है व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा। तो अब आप लोग ये माइंड में रखेंगे चैप्टर नंबर 8 का मैं टेस्ट लूँगा आप लोगों से। अच्छा, चैप्टर नंबर 8 की थ्योरी, उसके एमसीक्यूज, उसके न्यूमेरिकल, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को तैयार करनी है, उसकी डेरिवेशन जो भी है। आप लोग चैप्टर नंबर 8 निकालें, मैं इस पर टिक लगवा देता हूँ। चैप्टर नंबर 8 पे पहले निशान लगा लें, फिर चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स करते हो, एमसीक्यूज करते हैं। बेटा पेज नंबर 51 पे आ जाएं। चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 51, आपके नोट्स का पेज नंबर 51 है। इसमें जो है वो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर 8 के जो सवालात हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 भी है, क्वेश्चन 3 भी है, क्वेश्चन 4 भी आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 5 भी है, उसकी डेरिवेशन के साथ है, ये मैंने आप लोगों को कराई है डेरिवेशन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी है, और क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है बेटा। बस तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक है, ये 6 सवाल हैं। इसके अलावा जो है आप लोगों के पास
मोहम्मद हादी साहब कह रहे हैं कि सर बचा गया। बेटा बच गया बहुत सारा। क्वेश्चन नंबर 7 बच गया, 8 बच गया, 9 बच गया, 10 बच गया, 4 सवाल बच गए। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स भी जो है वो एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो अगर न्यूमेरिकल एमसीक्यूज में आते हैं तो आप लोग जो है उसको सॉल्व करेंगे अपने पास, और सॉल्व करने के बाद उसका आंसर जो भी आ रहा होगा उसको जो है वो आप लोग टिक करेंगे। तो न्यूमेरिकल में एमसीक्यूज में जो है वो न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, ये याद रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। अच्छा जी, इसमें कोई मसला है तो पूछें, वरना फिर मैं चैप्टर नंबर 12 पे आप लोगों को जो है वो एमसीक्यूज कराऊंगा। चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज करेंगे हम लोग। हाँ बेटा, 1 से लेकर 6 तक पूरे पूरे सवाल करना है। अच्छा जी, अब जो है वो आप लोग पेज नंबर 93 और पेज नंबर 94, इसके ऊपर हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं चैप्टर नंबर 12 के। बहुत सारे हैं, 23 एमसीक्यूज़ हैं। सही है। ये आप लोग जो है पहले ख़ुद से सॉल्व करें, फिर हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। मैं आप लोगों को जो है वो 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। चलें 6 मिनट दे लें। आप लोग जो है वो इसको सॉल्व करें देख के, उसके बाद जो है फिर हम लोग इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 93, पेज नंबर 94। सही है। जब तक जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व करें, मैं नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ 5 मिनट में, 6 मिनट में। आप लोग जो है वो इसको सॉल्व करके रखें, पेज नंबर 93, पेज नंबर 94। और ये एमसीक्यूज़ हैं चैप्टर नंबर 12 के। चलें जी, जल्दी से, ये आप लोगों का टास्क है, आप लोग 5 मिनट में से कंप्लीट करें।
अच्छा जी, उम्मीद है आप लोगों ने जो है वो एमसीक्यूज कर लिए होंगे। अभी हम लोग ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 1 कह रहे हैं, अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम कंडीशन दैट प्रोपोगेट्स फ्रॉम वन रीजन ऑफ स्पेस टू अनदर इज कॉल्ड वेव। इसका आंसर वेव आएगा। तो 1 का जो आंसर है हमारे पास वो क्या है, ए है। 1 का आंसर ए है। अच्छा जी, इसके बाद कह रहे हैं, द वेव्स विच रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन इज कॉल्ड। वो वेव्स जिनको आगे बढ़ने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है वो कौन सी होती हैं। अच्छा जी, देख लेते हैं, इसको ज़रा ढूंढें इसका आंसर। हाँ बेटा मरियम, ये तो चैप्टर नंबर 12 है ना, ये क्यों आएगा। चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज आएंगे टेस्ट में। चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज, उसकी थ्योरी का अगर टेस्ट होगा, उसकी डेरिवेशन का होगा, उसके न्यूमेरिकल्स होंगे, वो सब आएंगे। अच्छा जी, 2 का आंसर बताएं आप लोगों ने क्या ढूंढा है। तो इसके अंदर जो हमें आंसर दिया हुआ है, द वेव्स विच रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव, लॉन्ग वेव्स और नन। तो पेज नंबर हमारे पास जो 102 है, इसमें जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स को जो है वो आगे बढ़ने के लिए जो है वो मीडियम रिक्वायर होता है। अच्छा, इसमें ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर जो है वो रेडियो वेव्स आती हैं, लाइट वेव्स आती हैं और माइक्रोवेव्स आती हैं। तो लिहाजा यहाँ पे जो है वो इसका आंसर नन हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो विच रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन। सही है जी। तो 2 का आंसर हमारे पास क्या है, डी है। तो ये डी नहीं लग रहा। 2 का आंसर डी आ जाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। द वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो 3 का आंसर हमारे पास क्या है, ए है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 4, एन ऑसिलेटरी वाइब्री मोशन इज ऑलवेज नेगेटिव है, पीरियोडिक है, या अप्लाइड फोर्स है, या इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है। पीरियोडिक मोशन आएगा, ये टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा बेटा। ये जो 4 का जो आंसर है, 4 का आंसर हमारे पास है बी। और यहाँ से पीरियोडिक टेबल काट के आप लोग इस पर लिख दें पीरियोडिक मोशन। ये गलती से यहाँ पे पीरियोडिक टेबल लिख दिया है, पीरियोडिक मोशन आएगा, पीरियोडिक मोशन। तो 4 का आंसर जो है हमारे पास बी है। अच्छा जी, 5 की तरफ आते हैं। कह रहे हैं, व्हेन अ बॉडी अटैच विद द स्प्रिंग हैज़ नो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन द बॉडी इज नोन एज इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब तक उसको डिस्प्लेसमेंट ना दी जाए तो वो जो अपनी जगह पे रुका हुआ होता है उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो 5 पे जो है हमारे पास आंसर क्या है, बी है। अच्छा, ये पीरियोडिक मोशन आप लोग लिख लें, मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। 5 का आंसर हमारे पास बी आ गया। अच्छा जी, 6 पे आ जाते हैं। कह रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज नोन एज। डिस्टेंस जो है वो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो 6 का आंसर जो हमारे पास है, 6 का आंसर क्या आ गया हमारे पास, बी। अच्छा जी, 7 की तरफ चलते हैं।
When a body attached with a spring has maximum displacement from its when a body attached with a spring has maximum displacement from its mean position. मीन पोजीशन, तो 7 का आंसर भी हमारे पास क्या है, बी है। अच्छा जी, 8 की तरफ चलते हैं। व्हेन अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच एंड देन रिलीज इट मूव्स टुवर्ड द मीन पोजीशन ड्यू टू इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, ऑल ऑफ देयर, ये इन तमाम फोर्सेस की वजह से क्या हो रहा है, आगे की तरफ यानी बढ़ रहा है। अप्लाइड फोर्स की वजह से भी हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स भी इसके ऊपर अप्लाई हुई है, और इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स का भी जो है इसमें अमल दखल है। लिहाजा 8 का जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा डी। अच्छा जी, 9 की तरफ चलते हैं। कैन द नंबर ऑफ वाइब्रेशन एग्जीक्यूटेड बाय एन ऑसिलेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो 9 का आंसर हमारे पास है ए। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो 10 का आंसर है बी। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स। तो 11 का आंसर हमारे पास है डी। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं 12 पे। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो 12 का आंसर है सी। अ जनरेटर प्रोड्यूस 30 पल्सेस इन 5 सेकेंड्स, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। अगर कोई जनरेटर जो है वो 30 पल्सेस जो है वो 5 सेकेंड में प्रोड्यूस करे तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 30 को 5 से डिवाइड कर दें तो 5 6 या 30। तो 13 का आंसर भी हमारे पास क्या है, सी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 14 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इनमें से किसकी नहीं होती। अ प्लग्ड वायलिन स्ट्रिंग। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अ ट्रेन शंटिंग बिटवीन टू टर्मिनल्स, अ सिंपल पेंडुलम, अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग व्हेन रिलीज। इनमें से एक बी है, बी। तो 14 का आंसर हमारे पास क्या है, बी। यानी एक जो है ट्रेन जो है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ जा रही है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में उसका वाइब्रेट होना ज़रूरी है, यानी वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ दोबारा वापस आएगी। सही है, तो ये ट्रेन एक ही तरफ जा रही है, दूसरी तरफ नहीं आ रही। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 15 पे कह रहे हैं एट मीन पोजीशन ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। अच्छा, दूसरा क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। तीसरा क्या कह रहे हैं, बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी आर मैक्सिमम, बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी आर मिनिमम। अच्छा जी, जब उस पेंडुलम के साथ जो चीज़ अटैच है उसको हम ऊपर की तरफ उठाते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। तो जब उसको हम रिलीज़ करते हैं तो ऊपर से पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, किस में, काइनेटिक एनर्जी में। तो जब वो मीन पोजीशन के ऊपर आती है इसका मतलब वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो इसका आंसर आएगा बी। 15 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 16 कह रहे हैं द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन बाय लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मास ऑफ द थ्रेड, मास ऑफ द पेंडुलम, मटेरियल ऑफ द पेंडुलम। बेटा ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम के ऊपर। तो 16 का आंसर जो हमारे पास है वो क्या है, ए। 16 का आंसर है ए। अच्छा जी, 17 की तरफ चलते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज 2 सेकंड्स। तो 17 का आंसर जो है वो क्या है, बी। अच्छा जी, इसके बाद 18 देखें। 18 में कह रहे हैं व्हेन अ सिंपल पेंडुलम स्विंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट बिकम जीरो थ्रू आउट ऑसिलेशन। पूरे इसके दौरान क्या चीज़ ज़ीरो नहीं होगी।
एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, या मोमेंटम जीरो नहीं होगा, या स्पीड जीरो नहीं होगी, या वेट। बेटा वेट जीरो नहीं होगा, बाकी तमाम चीज़ें किसी ना किसी पॉइंट पे ज़ीरो हो सकती हैं, मगर वेट ज़ीरो नहीं होगा। वेट हमेशा क्या रहेगा, वही रहेगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर होती है? तो सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए उसका टाइम पीरियड 2 होता है, तो 1/2 करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। टी इक्वल टू पाई अंडर रूट 0.5। 19 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए। अच्छा जी, टू नहीं आएगा। कौन कौन से में टू भाई? बेटा 2 हर्ट्ज कैसे आएगा? फ्रीक्वेंसी बराबर होती है, देखें एफ बराबर होता है किसके, 1/t के। वन अपॉन टी के बराबर होता है। तो इसमें अगर आप वैल्यू रखते हैं तो एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5। सही है जी। तो इस फॉर्मूले के तहत जो है वो क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 20 पे आ जाए। कह रहे हैं फॉर अ सिंपल पेंडुलम द ग्राफ बिटवीन एच एंड टी इज। सिंपल पेंडुलम में जो ग्राफ ग्राफ होता है हाइट और उसके टाइम पीरियड के दरमियान, तो वो स्ट्रेट लाइन होती है। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा इसको। सही है, इसमें हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 20 का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, सी आ रहा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 21। 21 में कहा जा रहा है इफ़ अ बॉडी vibrating with its natural frequency is placed in contact with a second body, the latter will also be forced to vibrate at the same frequency as the former. Then the vibration of second body is called forced vibration. 21 का जो आंसर है वो क्या है, बी है। यानी अगर एक बॉडी वाइब्रेट हो रही है, उसके साथ कोई दूसरी बॉडी रख दी जाए जो उससे टकराने की वजह से वो भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाए, तो उसकी वाइब्रेशन को हम लोग कहते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन। अच्छा जी, आगे आते हैं। कह रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर फ्लूइड इंक्रीज विद टेम्परेचर, डिक्रीज विद टेम्परेचर, या रिमेन अनचेंज, या नन ऑफ देम। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर या फ्लूइड, टेम्परेचर से स्पीड ऑफ साउंड का कोई ताल्लुक नहीं है बेटा, तो इसमें आंसर सी आ जाएगा। 22 का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। अच्छा जी, 23 देखें। तो कह रहे हैं द वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। परपेंडिकुलरली तो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। सही है।
तो 23 का जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो क्या आ रहा है, सी आ रहा है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या है, 24। हाँ जी मोहम्मद हादी साहब, मुझे पता है टाइम ख़त्म हो गया, बस 2 रह गए, कर ले इसे। अरे बस बेटा 2 MCQ रह गए, इनका निशान लगा ले जल्दी से। 24 का आंसर हमारे पास है बी, और ये जो 25 है इसका आंसर हमारे पास है, अच्छा ये ऊपर से आ गया है, बस सही है, 24 तक रख लें इसको। 25 का आंसर है ए, है सही है। चलें जी, ये आप लोग अपने पास नोट कर लें। सही है, ये हमने जो क्या किया है, चैप्टर नंबर 12 के ये MCQs हैं। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।